अब हम विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके इन मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता। विस्तार विशेष में सबसे पहले बात चंबल की। वही चंबल जहां के भीड़ों में पहले बागियों का खौफ था, लेकिन अब यहां दहशत का दूसरा नाम बन चुके हैं रेत माफिया। रेत माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अपने कारनामों का वीडियो बनाकर वायरल करने में भी संकोच नहीं करते और पुलिस प्रशासन तमाशबीन बनकर इन वीडियो को देखता रहता है। ये वीडियो देख रहे हैं, पूरी दमदारी से बंदूक के साथ वीडियो बनाया गया है। ये वीडियो बताता है कि मुरैना में बंदूक के साए में रेत माफिया चंबल का सीना छलनी कर रहे हैं। वीडियो बनाने का अंदाज, वीडियो के बोल ये बताते हैं कि उन्हें ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही कानून से उन्हें कोई डर है और वो खुद ही चंबल में दहशत का पर्याय बन चुके हैं। मुरैना में रेत माफिया इतने बेखौफ हैं कि ऐसे वीडियो रोज वायरल होते हैं और वायरल करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही होते हैं जो बेतरतीब रेत खनन और माफिया के चल रहे गुंडाराज की गवाही देते हैं। अब इन तस्वीरों पर भी नजर डाल लीजिए, आपको रेत माफिया के बढ़ते कदमों का एहसास हो जाएगा। पूरी नदी ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर और जेसीबी से भरी नजर आती है। जहां नजर डालोगे वहां रेत माफिया ही नजर आएंगे। रेत माफियाओं की ताकत का एहसास होगा और बेबस नजर आएगी चंबल नदी, जो शायद अपने लिए रहम की भीख भी नहीं मांग पा रही है। दुशासन की तरह रेत माफिया चंबल का चीर हरण कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों को शायद इससे फर्क नहीं पड़ता। रेत माफियाओं को शासन और प्रशासन के संरक्षण की बात कही जाती है। आरोप कितना सही है ये कहना मुश्किल है, लेकिन चुनाव के दौरान कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना का एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो कुछ ऐसा करते नजर आए जो इन माफियाओं के हौसले बुलंद करने के लिए काफी है। ये कोई अपराध नहीं है और अगर इसको नहीं करेंगे तो हमारे समाज के लोग, नातेदार, रिश्तेदार गलत रास्ते पर चले जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं वो व्यवस्था कर रहा हूँ चुनाव के बाद, न पत्थर का ट्रैक्टर पकड़ेगा न रेता का ट्रैक्टर पकड़ेगा। शायद यही वजह है कि ग्वालियर चंबल में रेत माफिया खुद को कानून से ऊपर मानते हैं। कुछ घटनाएं बताती हैं कि रेत माफिया अपने कारोबार को चलाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। मई 2024 में शहडोल में एएसआई की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की गई। नवंबर 2023 में शहडोल में पटवारी की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की गई। 2012 में मुरैना में आईपीएस नरेंद्र कुमार की हत्या की गई। तेज रफ्तार में दौड़ते डंपर और ट्रैक्टर भी कई लोगों की जान ले चुके हैं। आए दिन पुलिस पर हमले की खबरें सामने आती हैं। ये वो मामले हैं जो बाहर निकल कर आए, लेकिन कई मामले अभी भी रेत के नीचे दबे हैं। दहशत, गुंडागर्दी और सरकारी संरक्षण के चलते रेत का खूनी खेल जारी है। देखना होगा कि कैसे रेत माफियाओं के बढ़ते हौसलों पर लगाम लगेगी या फिर माफिया अपने मंसूबों को बेखौफ होकर अंजाम देते रहेंगे। विस्तार न्यूज के लिए मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बैगा आदिवासियों की। विशेष संरक्षित ये जनजाति आज भी उसी दशा में है जैसी आज़ादी के वक्त हुआ करती थी। सड़क, बिजली और पानी इन लोगों के लिए सिर्फ किताब की बातें हैं। इनकी बेहतरी के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन सवाल यही है कि ये दावे जमीन पर कब दिखाई देंगे।
कबीरधाम जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर पिछड़ी जनजाति बैगा आदिवासियों का ठिकाना है। पंडरिया विकास खंड का कांदावनी जितना जिले से दूर है, शायद विकास से दूर कहीं और ज्यादा है। यहाँ की सड़कें, यहाँ के घर और बैगा आदिवासियों के रहन सहन का तरीका खुद विकास के दावों की हकीकत बयां कर रहा है। यहाँ का जीवन वैसा ही है जैसा आजादी के वक्त हुआ करता था। सिलसिलेवार यहाँ की परेशानियों को देखें तो रूह कांप जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई ऐसी भी जिंदगी गुजार सकता है। इंसान की सबसे पहली जरूरत है पानी, लेकिन ये पानी भी इन आदिवासियों के लिए कड़ी मशक्कत के बाद मिलता है। इसी पानी की जद्दोजहद में इन आदिवासियों की आधी जिंदगी गुजर जाती है। सुबह से पानी के इंतजाम के लिए घर से निकलते हैं और फिर झिरिया का गंदा पानी लेकर घर लौटते हैं। तो गांव में हैंड पानी के कोई साधन नहीं है? पानी के साधन है। कब से इस स्थिति में जीवन जिया था तुमन? का करबो, अब जिंदगी कट थाई तो जिंदगी कट थाई, अब मरबो। तो एकर बात कोनो मतलब बताए नहीं हो आप मन कोनो? अरे यार में बोरिंग खाल देखे नहीं कि चलाई दांत कह के भगते गए। तो झिरिया के पानी पीता? अच्छा, और अभी का स्थिति झिरिया में हवा पानी? होए पानी नोक नोक हवा है। हाँ हाँ। और सुखा जाते फिर कैसे करता पानी पर? का करते? बीमार नहीं हुआ मैं? अब बीमार पड़बो तो कैच करबो। गंदा पानी इनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरी है। इसी तरह पीएम आवास की योजना, शौचालय हो, स्कूल और अस्पताल की सुविधा इन बैगा आदिवासियों के लिए आज भी एक सपने जैसा है। 2.5-2 किलोमीटर पानी लेबर जा रहे हैं। यहाँ से बहुत कम से कम घाट चढ़ने पड़ता है, उतरने भी पड़ता है। ऐसे तकलीफ जी रहे हैं भैया। खर्चा तो भैया कैसे ऐसे गुजर अब चला रहे हैं भैया, वैसे जो 4 मुँह हैं बस वही बिना जी रहे हैं। स्वास्थ्य लाभ मिलता है, लेकिन अभी हमारे से स्थिति देखने को नहीं मिल रहा है। अभी यहाँ कोई सरकारी अधिकारी पहुँचते हैं नहीं पहुँचते हैं? सभी अधिकारी कोई देख नहीं पा रहे हैं हमारे देश को। ऐसे के जानकार में अभी हम ना कैसे मुसीबत जी रहे हैं मेरे जानते हैं। सुविधाओं का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है? सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर, फिर बहुत कमजोरी मिल रहा है। सरपंच यहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं? नहीं रहा सरपंच, नहीं रहा सरपंच लोग नहीं रहते। बैगा छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। छत्तीसगढ़ में बैगा आदिवासियों की जनसंख्या करीब 90,000 है। बैगा जनजाति के लोग पहाड़ी और जंगली क्षेत्र के दुर्गम स्थानों में गौंड भूमिया जनजाति के साथ रहते हैं। इनके घर मिट्टी, घास फूस और खपरेल से बने होते हैं, जो आज भी पारंपरिक औजारों और हथियारों का ही इस्तेमाल करते हैं। सरकार का इस जनजाति को संरक्षण प्राप्त है, लेकिन ये सिर्फ कागजों में ही नजर आता है। हालांकि अधिकारी बैगा आदिवासियों के लिए कई योजनाएं और सुविधाएं देने की बात करते हैं। मकान निर्माण भी चालू हो गया है, वहाँ पे सामान पहुँचाने में भी काफ़ी कठिनाई आ रही है, किंतु प्रशासन आगे इसमें काम किया जाएगा। और पीएचई विभाग भी मेरे साथ थे। पीएचई विभाग ने जहाँ पर पानी की समस्या उसको दूर कर रहे हैं। वनी हमारे जिले के काफ़ी सुदूरवर्ती इलाके में आता है, पहाड़ी क्षेत्र भी है। वहाँ पे शासन के द्वारा पीएम आवास में काफ़ी मकान सैंक्शन किए गए हैं और फिलहाल अभी पीएम सड़क योजना में सड़क भी सैंक्शन हुआ है। सवाल योजनाओं का नहीं, बल्कि उनके धरातल पर उतरने का है। पीएम आवास जैसी योजनाएं सड़क न होने से दम तोड़ देती हैं, क्योंकि जब सड़क नहीं होगी तो मकान बनाने का सामान कैसे पहुंचेगा? एक बार सामान पहुंच भी जाए तो जब पानी के लिए भी मुश्किल है, तो घर बनाने के लिए कहां से पानी आएगा? सवाल कई हैं, लेकिन जिम्मेदारों के पास जवाब नजर नहीं आते। और इन्हीं सवालों और मुश्किलों के बीच कई पीढ़ियों से बैगा आदिवासी अपनी जिंदगी आदि मानवों की तरह बिता रहे हैं, जिनके लिए बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन काम होता दिखाई नहीं देता। विस्तार न्यूज के लिए हिमांशु सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। अब बात करेंगे स्वास्थ्य की। छत्तीसगढ़ में टीबी के मरीज इन दिनों दवाइयों की किल्लत से जूझ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को महज 2-4 दिन की दवाइयां ही दी जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ कैसे टीबी से मुक्त होगा, या एक बार फिर टीबी मुक्त करने का प्लान फेल हो जाएगा। विस्तार से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। टीबी मुक्त अभियान की निकल रही हवा, कैसे मिलेगी मुक्ति जब मिल ही नहीं रही दवा? 2023 तक
छत्तीसगढ़ को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन 2024 के 5 महीने बीतने के बाद भी लक्ष्य पूरा होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। एक तरफ जहां टीबी के मरीज को बीमारी ने अंदर से खोखला कर दिया है, तो अब रही सही कसर दवाइयों की कमी पूरा कर रही है। छत्तीसगढ़ में टीबी के मरीजों को सरकारी अस्पतालों से टीबी की दवाई ना के बराबर मिल रही हैं, जबकि ये दवाएं मेडिकल स्टोर्स पर भी नहीं मिलती। हालात ये है कि पहले सरकारी अस्पतालों से जहां मरीजों को 6 महीने की दवाई एक साथ दे दी जाती थी, लेकिन अब सप्लाई न होने के चलते 2-4 दिन की दवा ही दी जा रही है और ये स्थिति मरीजों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। टीबी की जो दवाइयों की शॉर्टेज है, कमी है, वाकई में कमी है। और अभी जो जिस प्रकार से हम लोग टीबी के मरीज को मैनेज कर रहे हैं, उसके अनुसार से पहले जो हम लोग इसके पहले पेशेंट को 6 महीने के लिए लगातार मेडिसिन दे देते थे। अभी दूरी के अनुसार से, नज़दीकी के अनुसार से हम लोग जो बहुत पास का मरीज रहता है उसको 3 दिन की दवाई दे रहे हैं, थोड़ा सा दूर का उसको 5 दिन का दे रहे हैं, लेकिन अधिकतम हम लोग अभी 15 दिन की ही दवाई देने की पोजीशन पर। ये हालात उस वक्त है जब छत्तीसगढ़ में टीबी को लेकर स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। छत्तीसगढ़ में है टीबी के 55,000 मरीज। दवाई ना मिलने से बिगड़ सकती है मरीजों की हालत। 2023 तक टीबी मुक्त करने का रखा था लक्ष्य। भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने का है टारगेट। हर ब्लॉक में नियुक्त किए गए थे 2-2 टीबी मितान। अकेले सरगुजा जिले में 1300 से ज्यादा टीबी मरीज। देश में 1 लाख की जनसंख्या में 160 टीबी मरीज। छत्तीसगढ़ में 1 लाख की जनसंख्या में मिलते हैं 190 मरीज। जहां एक तरफ मरीजों को टीबी की दवा नहीं मिल पा रही, वहीं टीबी से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ में युवा और बुजुर्गों को एडल्ट बीसीजी टीका लगाएगा। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए मापदंड तय कर रहा है और उसके मुताबिक टीका वयस्कों को 15 साल तक टीबी से सुरक्षा देगा। इस मुहिम के तहत हम आगे बढ़ेंगे और इसमें कुछ क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया के तहत हम सिलेक्शन करेंगे कि किन को टीका लगाना है। ये एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन रहेगा। बच्चों में हम तो टीका उसके पैदा होते ही तुरंत बीसीजी वैक्सीन लगा देते हैं, और अब भारत सरकार ने एक सोचा है कि भाई टीबी से जीतने के लिए क्या बड़ों को भी वैक्सीन लगाया जा सकता है क्या, तो उसके तहत उन्होंने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर दिए हैं और उन क्राइटेरिया के तहत हम आम जनता में से उनका सिलेक्शन करेंगे। टीबी की दवाइयों की कमी से जूझ रहा स्वास्थ्य विभाग अब टीके के जरिए टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ का सपना देख रहा है। कोशिश ठीक है, लेकिन ये प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। ऐसे में देखना है कि ये कितना कारगर होगा, साथ ही इसे अंजाम किस तरह दिया जाएगा। नहीं तो ये कवायद भी टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ के अभियान की तरह ही खुद बीमार हो जाएगी। छत्तीसगढ़ से 2023 तक टीबी का उन्मूलन तो नहीं हो सका, लेकिन देश में 2025 तक टीबी को पूरी तरीके से खत्म करने की प्लानिंग है। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो हालात आपने देखे, उससे साफ है कि आने वाले 1-2 सालों तक टीबी को दूर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार को इसके लिए कड़ी पहल करनी होगी, ठोस प्लानिंग करनी होगी, ताकि छत्तीसगढ़ को टीबी से मुक्त किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश प्रधान के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। कहते हैं सड़क से होकर ही विकास का रास्ता गुजरता है। पन्ना के कुछ गांवों को भी इसी विकास की उम्मीद थी। 50 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण शुरू भी हुआ, लेकिन ये सड़क विकास से ज़्यादा भ्रष्टाचार का जरिया बनती नजर आ रही है। विस्तार से देखिए कैसे ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अफसरों ने करोड़ों रुपयों की बंदर बांट कर ली। पन्ना में सकरिया से ढिबोरा तक बन रही सड़क सवालों के घेरे में है। सवाल इसकी गुणवत्ता पर उठ रहे हैं। इस सड़क पर उठता धूल का गुबार बता रहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है। ग्रामीण तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है, क्योंकि गिट्टी के जगह मिट्टी का इस्तेमाल हो रहा है। 50 करोड़ की लागत से हो रहा है सड़क का निर्माण। पीडब्ल्यूडी विभाग कर रहा है सड़क का निर्माण। सड़क में गिट्टी के जगह मिट्टी का इस्तेमाल हो रहा है। पास से ही मिट्टी खोदकर डाली जा रही है। नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है काम। पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार की मिलीभगत सामने आई है। सड़क का जब निर्माण शुरू हुआ तो लोगों ने राहत की सांस ली थी।
उन्हें उम्मीद थी कि जिंदगी आसान होगी, लेकिन अब उनका सांस लेना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। करेटी, सकरिया, गनौर, डिभोरा तक रोड जा रही है। ये जो ठेकेदार हैं ये हमेशा लापरवाहीपूर्ण काम करते रहे हैं और ये जो डस्ट है, गट्टी डालनी थी, गट्टी की जगह चचरा, मिट्टी होती है एक चचरा, वो डाला जा रहा है। पानी पड़ेगा घुर जाएगा और उस चचरे पे गाड़ियाँ निकलती हैं, टू व्हीलर भी निकलती, फोर व्हीलर भी। तो ये मिट्टी जो उड़ती है ये घरों में जाती है। लगता है कि हमारे गांव में या इस क्षेत्र के गांवों में सांस की बीमारी निश्चित है कि आने वाली है। तो क्या डाल रहा अभी? कहाँ से आ रहा? ये आलतू में से यार। कोई अधिकारी कर्मचारी देखने आए हैं? नहीं साहब, जैसे कि भाई अपने काम पे निकाल वैसे भी नाम से भी तो देखने आए हूँ तो निकाल लगाऊँ तुम दीदा कर। ऐसा नहीं है कि रात के अंधेरे में भ्रष्टाचार का खेल जारी है, बल्कि दिन दहाड़े करोड़ों रुपयों की बंदरबाट को अंजाम दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों की सुनवाई तो कहीं हो नहीं रही है। अब स्थानीय वकील राजेश दीक्षित ने EOW को पत्र लिखा है। पत्र में घटिया निर्माण की जानकारी देते हुए जांच की मांग की है। लोग बाहर इस गर्मी के मौसम में बाहर अपने सो नहीं पा रहे हैं और अभी कुछ दिनों बाद ये जरूर देखने में आएगा कि वहाँ के लोगों को फेफड़ा जन्य बीमारियाँ हुई हैं। इसके संबंध में जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर पन्ना के लिए लगता है वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। वो ठेकेदार से मिले हुए हैं, जबकि हर 2 घंटे में पानी इस रोड में पानी का छिड़काव होना चाहिए जिससे धूल नहीं उड़े। और इन सब बातों को लेकर के मेरे द्वारा एक EOW में जांच हेतु एक पत्र लिख किया गया है कि ये गुणवत्ता विहीन रोड जो बन रही है जिसमें आर्थिक अपराध किया जा रहा है, इसकी सरकार द्वारा जांच करी जाए और इसमें मुकदमा दायर किया जाए। सड़क निर्माण की क्वालिटी पर जितने सवाल खड़े हो रहे हैं, उतने ही सवाल बीच में बन रहे पुल और पुलियों पर भी हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के काले के दाग जितने ठेकेदार के दामन पर हैं, उतने ही सरकारी महकमे पर भी हैं, क्योंकि उनकी चुप्पी बताती है कि भ्रष्टाचार की गंगा में सभी डुबकी लगा रहे हैं। आज हम लोग PW विभाग के ऑफिस में पहुंचे हैं। वरिष्ठ अधिकारी से हम बात करने की कोशिश की है। उनका कैमरे के सामने कुछ भी बयान नहीं आया है। एक 50 करोड़ की रोड बन रही है ककरेटी, गनौर और सकरिया, जिसमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है कहीं ना कहीं। वहाँ के जब हमने ग्रामीणों से पूछा तो उनका ये कहना था कि सर यहाँ पर गट्टा होता है एक माटी जैसा, उसको डाला जा रहा है जिसके कारण धूल और मिट्टी घरों में जा रही है, जिससे हमारे परिवार के बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, ये सांस लेने में दिक्कत जा रही है। कहीं ना कहीं जब हमें इस संबंध में PWD के अधिकारी से पूछा, सब इंजीनियर से और जो यहाँ के अधिकारी हैं उनसे पूछा, लेकिन उनका एक कैमरे में आने से मना कर दिया। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है इस सड़क को भेंट चढ़ाया जा रहा है। विस्तार न्यूज़ से सौरभ साहू, पन्ना। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।